गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभी न्यूमेरिकल्स ही करा रहा हूँ। कैपेसिटर्स पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिछले एपिसोड में कराए। आज फिर मैं सर्किटल नेटवर्क पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पास्ट ईयर्स कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन स्विच वाले होंगे। स्विच वाले क्वेश्चन से कुछ बच्चे डरते हैं, मगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं। बेसिक्स में आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाऊँगा और आपको समझ में आएगा। बस आपको थोड़ा सीरियस रहना होगा और देखते जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। After sorting of the switches, analyze the circuit in a steady state. बच्चों, इस डायग्राम में एक सर्किट दिया हुआ है। कैपेसिटर C1, बैटरी E1, रेजिस्टेंस R1, another capacitor C2, battery E2, resistance R2 and a switch. They are connected in series. And bottommost left corner is grounded as shown. बच्चों, शुरू में स्विच खुला है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसमें कोई करंट या चार्ज का सर्कुलेशन नहीं होगा और कैपेसिटर चार्ज नहीं होने पाएंगे। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आफ्टर सॉर्टिंग ऑफ द स्विचेस, एनालाइज द सर्किट इन अ स्टेडी स्टेट। सेकेंड पार्ट, फाइंड द चेंज इन द टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू आफ्टर सॉर्टिंग ऑफ द स्विचेस टिल द स्टेडी स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड। थर्ड part of the question, find out the work done by all the batteries delta WB after sorting of the switches till the steady state is established. Fourth part of the question, find out the total heat energy produced delta H after sorting of the switches till the steady state is established. बच्चों, इसमें 4 पार्ट है। अब मैं आपको सब करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का पहले सॉल्यूशन देखो। Since no charge is being sent from the external source to the given circuit, hence no charge will transfer to the ground. In a single loop, single positive charge Q will circulate till the steady state is established. इसका मीनिंग हुआ, जब आप स्विच को शॉर्ट कराते हो, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। अगर इस पूरे सर्किट को एक सिस्टम मान लिया जाए, तो जब इस सिस्टम को किसी बाहर के एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज सप्लाई करते हैं, पूरा का पूरा चार्ज वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स से सिस्टम को चार्ज सप्लाई नहीं करोगे तो ग्राउंड में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस डायग्राम में केवल स्विच क्लोज किया गया है। इस पूरे सिस्टम को बाहर से कोई चार्ज सप्लाई नहीं आ रही है, तो ग्राउंड में कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तुम सोचोगे फिर ग्राउंडिंग दिखाया क्यों है? ग्राउंडिंग दिखाने से बस एक फ़ायदा होगा कि जिस पॉइंट को ग्राउंडिंग करे हो, आई मीन पॉइंट ए, उसका पोटेंशियल जीरो मान लिया जाएगा। ग्राउंड को जीरो पोटेंशियल, रेफरेंस पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं। पॉइंट ए का पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली जीरो मान लिया जाएगा। बस यही फ़ायदा होगा, लेकिन ग्राउंड में कोई चार्ज या करंट ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होएगी। फिर क्या होगा? सिंगल लूप बनेगा। तो किरचॉफ लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए सिंगल लूप में सिंगल चार्ज सर्कुलेट होगा। सो एज पर अजम्पशन इसको पॉजिटिव चार्ज माना गया है। दो बैटरी है, अगर दो के बजाय एक बैटरी होती तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलता हुआ मैं दिखाता। बच्चों, इसमें फ़ायदा ये है, सेकेंड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड में, ये पॉजिटिव चार्ज राइटवर्ड पुश करना चाहेगी और उसकी टेंडेंसी होगी एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की।
फर्स्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में है, तो पॉजिटिव चार्ज वो लेफ्टवर्ड पुश करना चाहेगी और उसकी भी टेंडेंसी होगी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने की। तो बच्चों दोनों बैटरीज की कंडीशन एक जैसी है, जिसमें सचमुच का पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज ही सर्कुलेट होगा, लेकिन कहते हैं कि ये चार्ज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है और 0 से इन्फिनिटी टाइम के बीच में बढ़ता है, उसको ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। और इन्फिनिटी टाइम आने के बाद स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है, चार्ज फ्लो करना बंद हो जाता है, करंट ज़ीरो हो जाती है और कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज फिक्स हो जाता है। तो बच्चों ये जो क्यू दिखाते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव मानते हैं और ये 0 से इन्फिनिटी टाइम में बने वाला टोटल चार्ज होता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और स्टेडी स्टेट में इसमें चार्ज नहीं बहेगा, करंट ज़ीरो हो जाएगी, मगर तब तक इस प्लेट पे प्लस क्यू जमा हो जाएगा, यहाँ से प्लस क्यू शिफ्ट होगा या माइनस क्यू जमा हो जाएगा, फिर ये प्लस क्यू इस पे आके जमा होगा, फिर यहाँ से प्लस क्यू मूव करेगा, इस पे बचेगा माइनस क्यू। और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ये वो पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसके जो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होते हैं वो अंदर वाले सरफेस पर अट्रैक्शन के कारण चले जाते हैं और दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। आउटर स्पेस में आउटर प्लेट पर चार्ज ज़ीरो होता है, बाहर चार्ज ज़ीरो होता है, यहाँ भी चार्ज ज़ीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं। ड्यू टू सेम रीजन इस पे प्लस को इस पे माइनस क्यू आ चुका होगा, करंट जीरो हो गई होगी, तो आई इंटू आर वन की वैल्यू ज़ीरो, आई इंटू आर टू की वैल्यू ज़ीरो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज द पॉजिटिव चार्ज क्यू circulates anti-clockwise in the shown loop, but if q comes out negative after solving, it will be considered as negative। बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले एपिसोड में भी बताया हूँ। हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, लेकिन सॉल्व करने पर अगर नेगेटिव आया तो फिर नेगेटिव ही माना जाएगा, वही सही आंसर होगा। इन स्टेडी स्टेट अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड लॉ इन द लूप ए बी एम एन ए। इस लूप में मैं किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। पॉइंट ए से मूव करूँगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल पहले लिखा जाएगा, पॉइंट ए पर जाकर फाइनली रुक जाऊँगा, इक्वल के बाद पॉइंट ए का पोटेंशियल दोबारा रिपीट करूँगा। इन द मीन टाइम पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, कैसे देखो। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमारे पास मूव करने के दो मेथड होते हैं। मैं क्लॉकवाइज मूव कर सकता हूँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता हूँ। फिलहाल मैं पॉइंट ए से क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करता हूँ। नाउ बिगनिंग फ्रॉम पॉइंट ए, मूव अपवर्ड, नथिंग, राइटवर्ड, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता हूँ, पोटेंशियल बढ़ता है तो लिखेंगे प्लस क्यू बाई सी वन। फिर बैटरी मिलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे, पोटेंशियल घटेगा, लिखता हूँ माइनस सी वन। बच्चों स्टेडी स्टेट में एनालिसिस हो रही है, करंट जीरो हो चुकी है तो आई आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इग्नोर इट। फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता हूँ, पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर से लिखा जाएगा प्लस क्यू बाई सी टू। फिर बैटरी क्रॉस करूँगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, लिखेंगे माइनस सी टू। करंट जीरो हो चुके हैं तो आई इंटू आर टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इग्नोर करो। पॉइंट ए पर आकर रुक जाओ, इक्वल के बाद वी ए लिख डालो। बच्चों जितना इंक्रीज डिक्रीज समझाया हूँ
वही इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, देखो VA प्लस क्यू बाय C1 माइनस C1 प्लस क्यू बाय C2 माइनस C2 इक्वल्स VA। फिर VA को ट्रांसफर करोगे, VA कैंसिल आउट होगा, 0 हो जाएगा, 4 टर्म बचेंगे, रिपीट किया एंड इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से Q को कॉमन ले लो, Q को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में इतना आएगा और इन दोनों को राइटवर्ड ट्रांसफर करो, C1 प्लस C2। इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू गेट यू Q। बच्चों Q की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली। अगर सॉल्व करने पे सचमुच का पॉजिटिव आया है, इट मीन्स आवर एजम्पशन इज ट्रू। और जब एजम्पशन हमारा ट्रू है, देन पोलैरिटी शोन ऑफ द कैपेसिटर्स विल नॉट चेंज। कैपेसिटर्स की जो पोलैरिटी दिखाई पड़े हो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा एजम्पशन ट्रू है। लेकिन सॉल्व करने पर अगर ये नेगेटिव आता तो कैपेसिटर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती, लेकिन ये तो एजम्पशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही आया है, तो जो पोलैरिटी प्लस माइनस लिखा है वो बिल्कुल सही है, नो चेंज। फिर बच्चों पूछा सेकेंड पार्ट में चेंज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू, इसका मीनिंग होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ U फाइनल? U final is total stored potential energy in the circuit after sorting the switch in a steady state। बच्चों स्विच को सॉर्ट कराने के बाद जब दोबारा स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा, उस वक्त तुम्हारे सर्किट की टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर्स के बीच में होगी, कैपेसिटर्स के अंदर होगी, वो U फाइनल कहलाएगा। And what is meaning of U initial? This is total stored potential energy in the circuit before sorting the switch। बच्चों स्विच को सॉर्ट कराने से पहले सर्किट कंप्लीट नहीं था, कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे, और जब कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होंगे तो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी को 0 मानोगे। आई मीन डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो प्यारे बच्चों जरा देखो C1 पे कितना चार्ज आया, स्टेडी स्टेट में इसके किसी भी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q होगा, तो इसकी स्टोर्ड एनर्जी Q² 2C1 होगा। फिर इसके किसी एक प्लेट पर चार्ज की वैल्यू Q होगा, तो इसकी स्टोर्ड एनर्जी Q² 2C2 होगा। तो ये फाइनल स्टोर्ड एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा, ऐसे। और पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है, तो फाइनल स्टोर्ड एनर्जी इसलिए वहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये दो टर्म शो किया हुआ है, और इनिशियल एनर्जी 0, देन दिस इज और डेल्टा U। ऊपर Q की वैल्यू सॉल्व हो चुका है, Q की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा और सिंप्लीफाई करने पर डेल्टा U आएगा, एज इट। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, work done by all the batteries after sorting off the switch till steady state is established। बच्चों वर्क डन बाय बैटरी का कॉन्सेप्ट होता है EMF of the battery into total charge sent out of positive terminal। तो फर्स्ट बैटरी ने कितना चार्ज सेंड किया, डायग्राम से देखो,
फर्स्ट बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड टोटल चार्ज Q सप्लाई कर रही है आफ्टर शॉर्टिंग ऑफ द स्विच टिल न्यू स्टेडी स्टेट इज एस्टैब्लिश। तो बच्चों फर्स्ट बैटरी का वर्क आएगा E1 इंटू क्यू। ड्यू टू सेम रीजन सेकेंड बैटरी अपनी पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड प्लस Q चार्ज सप्लाई कर रही है, तो सेकेंड बैटरी का वर्क होगा E2 इंटू क्यू आफ्टर शॉर्टिंग ऑफ द स्विच। फिर दोनों का वर्क सम कर दिया जाएगा, गिविंग यू टोटल वर्क डन बाय ऑल द बैटरीज, दैट इज E1Q प्लस E2Q। बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस क्यों निकलता हुआ दिख रहा होगा, बाय द वे जब मल्टी बैटरी सिस्टम होता है तो ऐसा होगा कभी कभी। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से ये प्लस क्यू के बजाय माइनस क्यू निकलता हुआ किसी डायग्राम में दिखेगा तो वर्क डन निकालते वक्त इसको माइनस साइन के साथ रखना होगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस साइन के साथ निकल रहा होगा तो इसको प्लस साइन के साथ ही रखना होगा। तो ये वर्क डन का यही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें से Q को कॉमन ले लो, Q की वैल्यू ऊपर सॉल्व कर चुके हो, then put the value of Q to get the answer. Then fourth part of the question, according to the work energy theorem, प्यारे बच्चों ऊपर जो सर्किट दिखाया गया है उसमें बैटरी जो दोनों मिलके टोटल वर्क करेंगी, तो आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो कि जो वर्क होता है वो या तो वर्क किसी दूसरे वर्क में कन्वर्ट होता है या एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। तो मेरे सर्किट में जो बैटरीज का वर्क होगा वो दो तरह की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसी वर्क का सर्टेन अमाउंट कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, इसी वर्क का सर्टेन अमाउंट रेजिस्टेंस में हीट जनरेट करवाएगा, डेल्टा H। और तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन होगा नहीं। बच्चों रेजिस्टेंस में हीट कन्वर्जन क्यों होगा, क्योंकि आप लोअर क्लासेस में जूल सेटिंग इफेक्ट पढ़े होंगे। जब किसी रेजिस्टेंस से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो I²RT जूल हीट जनरेट होता है। तो जब स्विच को शॉर्ट कराते हो तो इसमें चार्ज का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज बढ़ता है, और जब सर्किट में चार्ज मूव करता है तो कहते हैं करंट बढ़ती है, और वो करंट या चार्ज 0 से इन्फिनिटी टाइम तक सर्कुलेट होता है, उसको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगी 0 से इन्फिनिटी टाइम तक, और जब तक करंट इसमें बहेगी तब तक इसमें हीट जनरेट होगा, यहाँ भी हीट जनरेट होगा, ये जो ग्रीन कलर के कॉपर वायर्स हैं इसमें भी हीट जनरेट होगा, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ भी होगा। इस सर्किट में जो टोटल हीट जनरेट होगी उसका रीजन ट्रांजिएंट स्टेट है बच्चों। स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश होने से पहले तक इनफाइनाइट टाइम तक करंट बहेगी, तब तक रेजिस्टेंस में जूल सेटिंग इफेक्ट की वजह से हीट पैदा होगी। तो वो जो हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बैटरी के वर्क की वजह से होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं कि वर्क डन बाय ऑल बैटरीज in transient state becomes equal to delta U plus delta H. I mean this is increment in stored energy plus heat energy produced, इन दोनों के सम के बराबर होगा डेल्टा W। अगर आपको खाली डेल्टा H निकालना होगा तो डेल्टा U को ट्रांसफ़र करोगे, कर दिया। ऊपर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल चुके हो, डेल्टा W भी यहाँ ला के रखो,
डेल्टा यू यहाँ ला के रखो, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो टू गेट टू हीट प्रोड्यूस। तो बच्चों हीट एनर्जी प्रोड्यूस का जो कॉन्सेप्ट होता है इतना ही होता है और बड़ा पॉपुलर है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, या तो ईच ईयर किसी न किसी कंपटीशन में पूछेगा या अल्टरनेट ईयर। तो मैंने आपको तो समझा दिया बेसिक मेथड। और देखो क्वेश्चन में और कराता हूँ। इन द बिलो सर्किट initially the capacitors were uncharged. At t equals 0, the switch S is shorted to terminal 1. Find the charge on each capacitor in a steady state. Find the total stored potential energy in the circuit in a steady state. Now third part of the question. Now after a long time the switch S is shorted to terminal 2. Find the final charges on each capacitor in new steady state. And also find out the total heat energy delta H produced after S is shorted to terminal 2 till new steady state. तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट में एक रोटरी स्विच है और दो टर्मिनल है 1 and 2 and we have two capacitors C1 C2 and one battery. So however रेजिस्टेंस तो दे नहीं दिखाया, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांजिएंट पीरियड में जब इसमें करंट फ्लो करती है तो सर्किट में हीट प्रोड्यूस होती है। आप कहोगे कि रेजिस्टेंस दिखाया नहीं तो हीट क्यों पैदा होगा। प्रैक्टिकली ये जो ग्रीन कलर का कनेक्टिंग वायर है, आई मीन लेड वायर्स, दीज आर कॉपर वायर्स। कॉपर के वायर होते हैं और कॉपर वायर सुपर कंडक्टर नहीं होता, तो इस वायर का कुछ न कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा ही सही मगर होगा। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेट होती है ट्रांजिएंट पीरियड में तो इस कॉपर वायर में हीट पैदा होती है, इसलिए हीट प्रोड्यूस का क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है, जबकि R1 R2 कहीं दिखाया हुआ नहीं जाता है। क्वेश्चन के मुताबिक जो स्विच था शुरू में टर्मिनल 1 से कनेक्टेड था, तो बच्चों C2 तो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन C1 आपकी बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो स्विच को 1 से कनेक्ट करने के बाद इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगी। एक ही बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे आउटवर्ड निकलेगी, क्लॉकवाइज फ्लो करेगी और करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। डीक्यू डीक्यू चार्ज थोड़ा थोड़ा करके बहेगा इनफाइनाइट टाइम तक और इस पे प्लस क्यू जमा होता रहेगा, इस पे माइनस क्यू जमा होता रहेगा। इस प्रकार से कुछ देर तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा। अपर प्लेट पॉजिटिव होएगी, लोअर प्लेट नेगेटिव होएगी और थोड़ी देर में स्टेडी स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगा। मैथमेटिकली तो उसको टी इक्वल्स इन्फिनिटी टाइम बोलते हैं, मगर वो इन्फिनिटी छोटी होती है, मिली सेकेंड ऑर्डर की होती है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट पैदा हो जाएगा, करंट इसमें जीरो हो जाएगी। तो बच्चों जब आपने स्विच को 1 पे कनेक्ट किया था तो कुछ देर तक तो चार्ज सर्कुलेट होगा और ये बैटरी वर्क करेगी, इसका स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगा, इसमें हीट पैदा होगी। देखो क्या होगा, सी द बिलो फिगर। प्यारे बच्चों इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैं पॉजिटिव चार्ज को निकलता हुआ दिखाया हूँ। कहते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा करके बहता है,
और इनफाइनाइट टाइम तक कुल मिल के स्मॉल क्यू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा डी क्यू डी टी टाइम में बढ़ता है, डी क्यू जुड़ते जुड़ते ये बिग चार्ज क्यू हो जाता है। सिंगल लूप में सिंगल चार्ज बढ़ता है, तभी किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होता है। इस पे प्लस क्यू जमा हो चुका है, इस पे माइनस क्यू जमा हो चुका है। स्टेडी स्टेट में चार्ज नहीं बढ़ता, करंट जीरो हो चुकी है, करंट जीरो हो चुकी है। तो बच्चों ये जो लूप बनी है इसमें आप किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई कर डालो। ये डिसकनेक्टेड है, इधर कोई चार्ज जाएगा नहीं। मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूँ, क्लॉकवाइज चलता हूँ और किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करता हूँ। देखो कैसे होगा। वी ए माइनस क्यू बाई सी वन प्लस सी बराबर वी ए। कैसे बना है डायग्राम देखो। जहाँ से मूव करते हो उसका पोटेंशियल पहले लिख डालते हो, वी ए नथिंग नथिंग। नाउ वी आर क्रॉसिंग अ कैपेसिटर and moving positive to negative, so there should be drop in potential, that is minus q by c1, minus q by c1. Then move downward, nothing, upward there is a battery in the way। बैटरी को क्रॉस करते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हो बच्चों, कहते हैं पोटेंशियल बढ़ता है। यहाँ लिखोगे प्लस सी, लुक प्लस सी। बैटरी क्रॉस करने के बाद आप सीधे पॉइंट ए पर आ जाते हो और रुक जाते हो तो लिखते हो इक्वल टू वी ए। अब वी ए को वी ए में ट्रांसफ़र करा दो, जीरो हो जाएगा। फिर इसको ट्रांसफ़र करा लो, क्यू की वैल्यू निकालो, कम्स आउट सी वन। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करने पर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब मेरा एजम्पशन ट्रू है, क्यू सचमुच पॉजिटिव ही होगा। जब क्यू सचमुच पॉजिटिव होगा तो C1 की पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इस पे प्लस क्यू जमा हो चुका है, इस पे माइनस क्यू जमा हो चुका है और पूरे सर्किट में करंट जीरो हो चुकी है। उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। लेकिन बच्चों C2 चार्ज नहीं हुआ, इसका मतलब चार्ज ऑन C2 शुरू में क्या होगा, जीरो। चार्ज ऑन C1 C1e। दिस इज फर्स्ट पार्ट आंसर। सेकेंड पार्ट, टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द सर्किट इन स्टेडी स्टेट। प्यारे बच्चों यहाँ पे स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो चुका है, तो पूरे सर्किट की टोटल स्टोर्ड एनर्जी यू इनिशियल होगा, दैट शुड बी U1 प्लस U2, U1 फॉर C1 एंड U2 फॉर C2। C2 तो चार्ज ही नहीं हुआ, देन U2 इक्वल ज़ीरो। C1 चार्ज हुआ है, इसमें फॉर्मूला लगा दो क्यू स्क्वायर बाई 2C1। क्यू की वैल्यू पुट कर डालो, सिंप्लीफाई करो टू गेट टू हाफ C1 ई स्क्वायर। तो बच्चों देखो इनिशियल यू का फॉर्मूला आ गया। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1, और ये बुक मैं पब्लिश कर चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन भी आपको दे चुका हूँ। इसके दो एडिशन हैं, आई मीन दो फॉर्मेट हैं, एक ई बुक फॉर्मेट है और एक पेपर बैक या प्रिंट बैक फॉर्मेट है। इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। टेक बुक आपकी टेबल पे होनी चाहिए, या ई बुक डाउनलोड करोगे तो सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल या लैपटॉप में होनी चाहिए, सो दैट आप कभी भी ब्रीफ रिवीजन कर सको किसी एग्जामिनेशन टाइम में। तो ये मैं सजेशन दे रहा हूँ,
कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, और सजेशन नहीं मानोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि वीडियो से आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, वीडियो से रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बच्चों, नाउ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम switches is sorted to terminal 2, see the below figure. Now the battery is disconnected from the right loop. मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, देखो बच्चों, जब इसमें स्टेडी स्टेट एस्टेब्लिश हो गया था, करंट इसमें 0 हो गई थी, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू जमा हो गया था, यहाँ भी 0 करंट, यहाँ भी 0 करंट, थ्रू आउट 0 करंट। अब स्विच को आपने अचानक टर्मिनल 2 पे घुमा दिया। टर्मिनल 2 पे जब स्विच को आप घुमाते हो तो एक कंप्लीट सर्किट आपको एक मिलता है राइट साइड में, और बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो बच्चों, जब ओपन सर्किट होता है तो बैटरी कोई वर्क नहीं कर पाती, इसके पास वर्किंग एबिलिटी है मगर ये चार्ज या करंट सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो स्विच को 2 पे ले जाने के बाद से बैटरी कोई वर्क नहीं करेगी, याद रखो। कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, सर्किट का नेचर बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि अब दो कैपेसिटर हैं, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, बैटरी बिल्कुल नहीं है। सर्किट का नेचर बदलने से कहते हैं चार्ज का रिसर्कुलेशन शुरू हो जाता है और एक ट्रांजिएंट स्टेट दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाता है। सिंगल लूप है तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज बहेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। छोटे क्वेश्चन में समझना इजी होता है कि कैसे बहेगा, कैसे मैं समझा रहा हूँ। इस पे कोई चार्ज नहीं है, भूल जाओ। इस पे है प्लस क्यू, इस पे है माइनस क्यू। कहते हैं कि ये चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी है, तो ये बैटरी की तरह काम करना शुरू कर देगा और पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड पुश करना शुरू करेगा। प्रैक्टिकली पॉजिटिव चार्ज कॉपर वायर में बहते नहीं है, कई बार बता चुका हूँ। बहते इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जाएंगे, उसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड बढ़ता हुआ मान लिया जाता है। बच्चों, ये जस्ट हाइपोथेसिस है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड दिखाते हैं उसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड इसमें मूव करता है। पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन बहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है क्लॉकवाइज। ये एक हाइपोथेसिस है। तो पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज बहेगा, से दैट इज Q1। और बच्चों, ये थोड़ा थोड़ा करके बहेगा, dq 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 dq, और इनफाइनाइट टाइम तक बहेगा, और इनफाइनाइट टाइम तक सब dq dq मिल के टोटल चार्ज Q1 हो गया। सिंगल लूप में सिंगल चार्ज बहता है कि टोटल चार्ज Q1 ऐसा सर्कुलेट हो गया। उसके बाद कहते हैं दोबारा से स्टेडी स्टेट आएगा, करंट इसमें 0 हो जाएगी, लेकिन तब तक ये Q1 इस पे आके जमा हो जाएगा, से प्लस Q1। फिर Q1 यहाँ से मूव करेगा, यहाँ बचेगा माइनस Q1। बच्चों, इस पे शुरू में था प्लस Q, लेकिन Q1 शिफ्ट हो गया, इस पे बचेगा प्लस Q माइनस Q1। प्यारे बच्चों, इस पे शुरू में था माइनस Q और ये Q1 आके जमा हो गया, इस पे टोटल चार्ज हो जाएगा माइनस Q प्लस Q1।
माइनस क्यू प्लस Q1 और इस पे आएगा Q माइनस Q1। तुम सोचो दोनों इक्वल एंड अपोजिट तब भी रहेंगे, ये इक्वल एंड अपोजिट तो हैं ही, और ये इक्वल एंड अपोजिट तब भी रहेंगे, और पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज आएगा Q माइनस Q1। प्यारे बच्चों, डायग्राम में हम लोग जो चार्ज दिखाते हैं फाइनल, वो पॉजिटिव प्लेट का क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इक्वेशन बनाते वक्त मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड वो होता है जो पॉजिटिव प्लेट पर होता है। मैं नेगेटिव प्लेट वाले चार्ज को यहाँ लिख के नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि वो तो नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं। इस पे प्लस Q1 जमा हो चुका है, तो ब्रैकेट में मैंने प्लस Q1 ही दिखाया है। इन दोनों प्लेटों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, इसलिए हम लोग वही चार्ज ब्रैकेट में दिखाते हैं जो पॉजिटिव प्लेट पर जमा होता है। मगर बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कभी कभी इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव हो जाता है। शुरू में मुझे नहीं पता कि इन दोनों में बिगर कौन है। मैं अभी मान लिया हूँ कि यही क्यू बिगर है, ये डिफरेंस पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने पर अगर ये नेगेटिव आया तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, एजम्पशन गलत होता है। अगर ये नेगेटिव आया तो ये सचमुच का नेगेटिव माना जाएगा, और नेगेटिव आने पर फिर ये जो पोलरिटी है चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आंसर लिखते वक्त करेक्शन करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैंने माना है कि Q इज मोर देन Q1, so difference is positive and it will remain on upper plate, that is Q minus Q1, और इसके अपर प्लेट पर Q1। तो बच्चों, एक स्टेडी स्टेट दोबारा से पैदा होगा इनफाइनाइट टाइम के बाद। इसको हम लोग कहेंगे टोटल फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट, टोटल फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट। इन स्विच को 2 पे ले जाने से पहले इस पे इनिशियल चार्ज था स्मॉल q, और इस पे इनिशियल चार्ज था 0। प्यारे बच्चों, जब स्विच को 2 पे ले जाते हो तो 0 से इन्फिनिटी तक फिर से करंट बहती है, मगर बैटरी जुड़ी नहीं है तो बैटरी तो कोई वर्क नहीं करेगी, मगर करंट बहने की वजह से जो कॉपर वायर में रेजिस्टेंस होगा उसमें हीट पैदा जरूर होगी। तो हीट तो पैदा होगी, मगर बैटरी वर्क नहीं करेगी क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड है। अब देखो आगे क्या करोगे। Now apply Kirchhoff's second law in the right loop and move clockwise beginning from the point B। बच्चों, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, मैं कई बार कर चुका हूँ। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आपके लिए लकी है तो आप एंटी क्लॉकवाइज चला करो, क्वेश्चन के सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बता देना चाहता हूँ। फिलहाल मेरी आदत है क्लॉकवाइज चलने की तो चल रहा हूँ, पॉइंट बी से चलूँगा। तो इक्वेशन कैसे बनता है ये सिखा रहा हूँ। पहले इक्वेशन देख लो, फिर डायग्राम में सिखा दूंगा। वी बी माइनस Q1 बाई C2 प्लस Q माइनस Q1 बाई C1 इक्वल्स वी बी। अब डायग्राम पे चलो, स्टेडी स्टेट में कैसे बना है। स्टेडी स्टेट एस्टेब्लिश हो चुका है। डी से चलता हूँ क्लॉकवाइज। वी बी, वी आर गोइंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, that should be minus Q by C2, Q1 by C2
माइनस Q1 बाय C2, नथिंग नथिंग नथिंग। अब डायग्राम के मुताबिक मैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता हूँ। बच्चों पोटेंशियल बढ़ेगा तो लिखूंगा प्लस Q माइनस Q1 बाय C1। बच्चों मैं फाइनल चार्ज लूंगा क्योंकि मैं फाइनल स्टेडी स्टेट ले रहा हूँ। तो फाइनल चार्ज किसी एक प्लेट पर Q माइनस Q1 आएगा डिवाइडेड बाय C1। तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा और इक्वेशन में लिखूंगा प्लस Q माइनस Q1 अपॉन C1। नथिंग 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 देन स्टॉप एट B इक्वल टू VB। यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, देखो सेम टू सेम। VB को ट्रांसफर करा दो, कैंसिल हो जाएगा। Q1 के दो टर्म है, एक साइड में ले आओ, कॉमन ले लो। Q का एक टर्म है, दूसरी अपोजिट साइड में रखो, रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू गेट टू द वैल्यू ऑफ Q1 इन टर्म्स ऑफ Q। प्यारे बच्चों Q की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, आई मीन C1 इंटू ई पुट कर दो, गिविंग यू Q1। गॉट इट। Q1 देखो पॉजिटिव आया और आपने पॉजिटिव माना था तो आपका जंक्शन तो ट्रू निकला। नाउ फाइनल चार्ज ऑन C1 जो डायग्राम में दिखाए हो, Q माइनस Q1 दिखाए हो। Q की वैल्यू पुट कर डालो, Q1 की वैल्यू पुट कर डालो, डिफरेंस को सिंप्लीफाई करो टू गेट टू दिस वन। प्यारे बच्चों आपने देखा ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब आपका जंक्शन ट्रू था, ये डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में नेगेटिव भी आ सकता है, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ही आंसर होगा, बस करना ये होगा कि इसकी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। जो प्लस है वो माइनस लिखना होगा, जो माइनस है उसको प्लस लिखना होगा बस। लेकिन ये तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव माना था, पॉजिटिव आ गया तो पोलैरिटी जस की तस बनी रहेगी। ये प्लस बना रहेगा, ये माइनस बना रहेगा। फाइनल चार्ज ऑन C1 का आंसर निकाल दिया एंड फाइनल चार्ज ऑन C2 इज Q1, उसका भी आंसर निकाल दिया। तो बच्चों चार्ज तो मैंने निकाल दिया। देखो ये क्वेश्चन के अदर पार्ट्स देखो। इन न्यू स्टेडी स्टेट द फाइनल टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द सर्किट। बच्चों आपके सर्किट में दो कैपेसिटर है, तो दो टर्म आएंगे U1 प्लस U2। C1 पे ये था फाइनल चार्ज, फॉर्मूला यूज करो Q² बाई 2C1, यू मस्ट से दिस इज U1। C2 पे ये था फाइनल चार्ज, यू मस्ट से दिस इज U2। अब Q माइनस Q1 की वैल्यू यहाँ ला के रख दिया और Q1 की वैल्यू यहाँ ला के रख दिया। कुछ कॉमन आएगा, कुछ कटेगा, कटा लिया, कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा आएगा। C1 प्लस C2 होल स्क्वायर पे से कटा दिया, नीचे बचेगा C1 प्लस C2, ऊपर आएगा C1 स्क्वायर इंटू E स्क्वायर देन 1/2। ये हो गया U फाइनल। According to the work energy theorem, work done by all the batteries equals डेल्टा U प्लस डेल्टा H सिखा चुका हूँ।
ट्रांसफ़र करने पर डेल्टा एच का ये फार्मूला बनेगा, where delta U is increment in the stored potential energy, delta W be total work done by all the batteries after sorting off the switch to terminal 2 till new steady state. Is it? But after sorting off the switch to terminal 2, delta W be 0. बच्चों स्विच को 2 से जोड़ने पर डायग्राम में बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो बैटरी तो कोई वर्क करेगी नहीं, तो इसको यहाँ 0 लिख दो। 0 लिखोगे तो डेल्टा एच इतना आएगा, एंड डेल्टा यू इज दिस, माइनस से मल्टीप्लाई करो, गिविंग यू यू आई माइनस यू एफ। इस क्वेश्चन में डेल्टा एच निकालने के लिए यू आई और यू एफ की वैल्यू पुट करनी होगी। सो दिस वन इज यू आई एंड दिस इज यू एफ। ये दोनों आप सॉल्व कर चुके हो, इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा ले लो, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में रखो, सिंप्लीफाई करो टू गेट टू दिस। I mean total heat energy produced in the circuit after shifting the switch to terminal 2 must be this one। प्यारे बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन में डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ऑलवेज। ये कभी नेगेटिव नहीं आता। अगर आपका कभी नेगेटिव आया तो आपने क्वेश्चन गलत किया है। रीजन क्या है कि करंट किसी भी डायरेक्शन में बहे, हीट पैदा होती है, हीट जनरेट होती है, यानी कि सिस्टम की जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस है वो बढ़ती है, बढ़ती है। करंट का कोई भी डायरेक्शन हो, हीट हमेशा बढ़ती है, पैदा होती है। तो फाइनल हीट माइनस से इसलिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव ही आता है। इस तरह क्वेश्चन में हीट कंज्यूम नहीं होती, सर्किट ठंडा नहीं होता, सर्किट गर्म होता है। सर्किट गर्म होता है तो हीट बढ़ती है, इसलिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव आता है, नेवर नेगेटिव। बट डेल्टा यू कभी कभी नेगेटिव आता है, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी कभी घट भी सकती है, कभी बढ़ भी सकती है। इसके तो दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेल्टा एच जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर करंट नहीं बही तो ये 0 हो सकता है, और करंट बही तो ये पॉजिटिव ही आता है, इसका नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं। तो हीट प्रोड्यूस मैंने निकाल दिया। आप पूरे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना, पूरी बात फिर से समझ लेना। वन मोर क्वेश्चन। In the below figure, there are two capacitors C1 and C2. Capacitor C1 is charged to voltage 100 volt. Capacitor C2 is charged to voltage 200 volt. Then C1 and C2 are connected with the like polarity on the same side. Find first the final charge on each capacitor in new steady state. Second, the increment in the total stored potential energy delta U in the circuit till new steady state after their connection. Third part, the total heat energy produced delta H in the circuit till new steady state after their connection। बच्चे, इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि आपके क्वेश्चन में एक कैपेसिटर C1 है और एक C2 है। C1 is 2 माइक्रोफैरड, C2 is 4 माइक्रोफैरड। C1 को किसी बैटरी से चार्ज किया गया अप टू वोल्टेज 100 वोल्ट। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी का EMF
100 वोल्ट रहा होगा, तो 100 वोल्ट की बैटरी से जब चार्ज करोगे तो स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। C2 को 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया तो स्टेडी स्टेट में इसका पोटेंशियल डिफरेंस EMF 200 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। एक पे प्लस एक पे माइनस, एक पे प्लस एक पे माइनस। से Q1 charge is magnitude and here Q2 charge is magnitude. So Q1 is C1 V1, that is 200 microcoulomb. Q2 is C2 V2, that is 800 microcoulomb. अब क्वेश्चन में बच्चों कहा गया इनको पहले अलग अलग चार्ज किया, अब सेम पोलैरिटी को सेम साइड में रख के इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा गया, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा गया। प्यारे बच्चों, सिस्टम का नेचर बदल गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो इसमें चार्ज फिर से सर्कुलेट होना शुरू होगा टिल न्यू स्टेडी स्टेट। चार्ज तब तक बहेगा जब तक कि दोबारा से स्टेडी स्टेट पैदा ना हो जाए। चार्ज बहने का मतलब करंट बहेगी, करंट बहेगी तो कॉपर वायर में हीट भी पैदा होगा, फिर इनफाइनाइट टाइम के बाद एक नया स्टेडी स्टेट पैदा होगा और नए स्टेडी स्टेट में करंट जीरो हो जाएगी, चार्ज नहीं बहेगा और इस पे चार्ज फिक्स हो जाएगा और C2 पे भी चार्ज फिक्स हो जाएगा। मगर बच्चों, ये जो ट्रांजिएंट पीरियड था, जब तक चार्ज बह रहा था, करंट बह रही थी, इसमें बैटरी बिल्कुल नहीं है, इसमें वर्क डन बाय बैटरी को जीरो मानोगे, याद रखना। अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। कनेक्शन से पहले Q1 बराबर C1 V1, दैट इज 200 माइक्रोकूलम, and Q2 equals C2 V2, that is 800 microcoulomb. And suppose after their connection till new steady state, the total positive positive charge Q circulates in the circuit clockwise as shown. प्यारे बच्चों, इसका मतलब कि चार्ज होने पर ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल से बाईं तरफ पॉजिटिव चार्ज पुश करना चाहेगा, इसके कारण तो पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज बहना चाहिए। फिर ये भी बैटरी की तरह काम करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज पुश करेगा, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज बहना चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन में समझ में नहीं आता कि बहता कैसे, क्लॉकवाइज बहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल ये तो आसान क्वेश्चन है, इन बड़े बड़े क्वेश्चन में मुश्किल हो जाता है, तो मैं वही मुश्किल वाला मेथड सिखा रहा हूँ। आप डरो मत, कोई भी एक डायरेक्शन डिफाइन कर लो और एजम्पशन ले लो, एजम्पशन गलत होगा तो बाद में करेक्शन हो जाएगा। मैंने अज्यूम कर लिया है कि सर्किट में पॉजिटिव चार्ज बहेगा क्लॉकवाइज, वो थोड़ा थोड़ा करके बहेगा DQ DQ DQ, और इनफाइनाइट टाइम में सब जुड़ के बिग अमाउंट Q हो जाएगा, और सिंगल लूप में सिंगल चार्ज ही बहता है। तो बच्चों, ये Q आके यहाँ पे जमा होगा, इस पे पहले था प्लस Q1 इनिशियल, Q जमा हो गया तो फाइनल कितना हो गया, Q1 प्लस Q। इस पे इनिशियल था प्लस Q2, मगर प्लस Q यहाँ से शिफ्ट हो गया, प्लस Q शिफ्ट होने पर इस पे बचेगा Q2 माइनस Q, दैट इज फाइनल।
बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ये जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं ये वो चार्ज लिखते हैं जो पॉजिटिव प्लेट पर होता है, क्योंकि इक्वेशन बनाते वक्त मुझको चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। इन सॉल्व करने पर कभी कभी ये नेगेटिव आ जाता है। अगर बच्चों ये नेगेटिव आया तो ये प्लस के बजाय माइनस होगा और ये माइनस के बजाय प्लस होगा, तो आंसर लिखते वक्त पोलैरिटी बदल दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होता। उसी तरह से सॉल्व करने पर अगर ये भी नेगेटिव आ गया फाइनल, इसकी भी पोलैरिटी बदल दी जाती है, मगर क्वेश्चन गलत नहीं होता। इसलिए कोई एक अजम्पशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। तो फाइनल स्टेडी स्टेट में इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 प्लस Q होगा और इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 माइनस Q होगा। फिर इसमें लगा दो किरचॉफ सेकेंड लॉ। पॉइंट ए से चलो पॉइंट ए पे लौट आओ और क्लॉकवाइज चलो, मैं तो क्लॉकवाइज ही चलता हूँ, तुम उल्टा चल लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इक्वेशन देखो, VA माइनस Q1 प्लस Q बाई C1 प्लस Q2 माइनस Q बाई C2 इक्वल्स VA। बच्चों इसको डायग्राम से क्लियर कर लो, ऊपर चलो, इसको देख लो, रट लो, फिर डायग्राम से मैच कराओ। Look, VA, we are going positive to negative, so there will be drop in potential, I mean minus Q1 plus Q by C1 final. Is it? Nothing, nothing, nothing. Then we are going negative to positive, so potential will increase, that is plus Q2 minus Q upon C2 प्लस Q2 माइनस Q अपॉन C2, यही लिखा था वहाँ पे। नथिंग, नथिंग, स्टॉप एट ए इक्वल टू VA, वहाँ पे रुक जाओ, इक्वल टू VA। देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। VA को VA से कट करो, 0 हो गया। Q को कॉमन ले लो, एक साइड में रखो, Q1 Q2 को राइट साइड में ले आओ। Q1 Q2 का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो, Q2 C2। ये माइक्रो कूलम था, ये माइक्रो फैरड था, माइक्रो माइक्रो कैंसिल होके ये वोल्ट में आएगा। Q1 200 माइक्रो कूलम, C1 2 माइक्रो फैरड, ये भी वोल्ट में आएगा, दैट इज 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू गेट टू दिस मच। अब इनकी माइक्रो फैरड वाली वैल्यू पुट कर डालो। तो बच्चों जब माइक्रो फैरड में पुट करते हो, इसको वोल्ट में पुट करते हो, Q का आंसर माइक्रो कूलम में आना चाहिए। सो नाउ Q कम्स आउट 400/3। सॉल्व करने पर देखो Q की वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब तुम्हारा जंक्शन ट्रू निकला। बाय द वे नेगेटिव आता तो इसको नेगेटिव ही माना जाता। अब फाइनल चार्ज का आंसर लिखता हूँ। फाइनल चार्ज ऑन C1 is Q1 plus Q, this is Q1 and this is Q, that is 1000/3 microcoulomb, and final charge on C2 is Q2 minus Q, that is 800 minus 400/3, 2000/3। प्यारे बच्चों सॉल्व करने पर ये जो फाइनल चार्जेस हैं ये पॉजिटिव ही आते हैं, मतलब मेरा जंक्शन ट्रू निकला, पोलैरिटी बदलनी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें से कोई भी अगर नेगेटिव आता
तो उस वाले कैपेसिटर की पोलैरिटी रिवर्स करनी पड़ती। फिलहाल ये आंसर हो गया। डन। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का बच्चों, increment in the total stored potential energy delta U till new steady state after their connection। बच्चों कनेक्शन के बाद एक न्यू स्टेडी स्टेट आएगा, तो उसमें फाइनल एनर्जी इस तरह से निकालो, और कनेक्शन से पहले इनिशियल एनर्जी इस तरह से निकालो। तो बच्चों कनेक्शन के बाद जो स्टेडी स्टेट आएगा, तो C1 पे ये था फाइनल चार्ज, ऊपर देख लो, देखो फॉर्मूला है Q²/2C1 और ये Q²/2C2। C2 पे देखो ये फाइनल चार्ज यहाँ ला के रखो, C1 पे ये फाइनल चार्ज यहाँ ला के रखो, दोनों को सम करो, दैट विल गिव यू व्हाट, U फाइनल। कनेक्शन से पहले भी बच्चों आपने दोनों को चार्ज किया था अलग अलग, तो U इनिशियल हो गया Q²/2C1। कनेक्शन से पहले 200 माइक्रोकूलम्ब Q1 था, और कनेक्शन से पहले जो Q2 था वो 800 माइक्रोकूलम्ब था, तो Q2²/2C2, Q1²/2C1 दोनों को सम करोगे था U इनिशियल, ये हो गया U फाइनल। इसको सॉल्व करते हो तो डेल्टा U आता है नेगेटिव। मैंने आपको बोला ये नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ये तीनों आ सकता है। ये आता है -2/3 × 10⁴ माइक्रोजूल। बच्चों जब इसको माइक्रो में रखते हो, इसको माइक्रो फैराड में रखते हो, तो ये माइक्रो का स्क्वायर नीचे के माइक्रो से कट के एक माइक्रो फिर भी बचता है, तो इसका यूनिट माइक्रो जूल में आता है। ये देखो डेल्टा U सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट, टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड टिल न्यू स्टेडी स्टेट आफ्टर देयर कनेक्शन। ये फार्मूला मैं समझा चुका हूँ। कनेक्शन के बाद बैटरी नहीं है, बैटरी कोई वर्क तो करेगी नहीं, तो डेल्टा W भी तो जीरो ही होएगा, यहाँ जीरो रख दो। तो डेल्टा H इज माइनस डेल्टा U, डेल्टा U को विद प्रॉपर साइन पुट करो, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा H इज पॉजिटिव माइक्रोजूल। मैं कई बार बोला हूँ कि ये कभी नेगेटिव नहीं आता, और अगर नेगेटिव आया तो आपने कहीं गलत किया, उसको रीचेक करो, ये हमेशा पॉजिटिव आता है। प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन बड़े पॉपुलर है कॉम्पिटिशन्स के लिए, देखो मैंने कितनी आसानी समझाया। लेकिन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, या जो 12th अपेयरिंग बच्चे होंगे, उनको घबराहट होती होगी। जो 12th पास कर चुके होंगे उनका नॉलेज बढ़ जाता है, पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, तो उनको बातें आसानी से समझ में आती है। 12th अपेयरिंग वाले घबरा रहे होंगे, मगर वो डरे मत, धीरे धीरे वो भी स्मार्ट हो जाएंगे, बातों को समझने लगेंगे। ये मेरे साथ भी होता था। और अगर आपको घबराहट हो रही, इसका ये मतलब नहीं कि टीचर इडियट हो, उसको पढ़ाने नहीं आ रहा। टीचर अपना काम ऐसे ही करता है, लेकिन शुरुआत में जो नए बच्चे हैं उनको घबराहट होती है। धीरे धीरे आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा और सीखने की कोशिश करी होगी, और आपको कॉम्पिटिशन्स में फ़ायदा होने वाला है। और फिर आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करूँ, और फिर अगले एपिसोड में बचे हुए क्वेश्चन कराता हूँ। और पेशेंस के साथ इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, and wish you good day. See you again.